गुरेज जी, मेरा छोटा सा सवाल था कि अर्थनीति का आप जिक्र कर रहे थे। अर्थनीति का ये कौन सा कमाल है कि रुपया जो है वो रसातल में चला गया, महंगाई बेलगाम हो गई। मैं ये पूछ रहा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री की साख से जुड़ा हुआ मसला था, आप बताते थे 2014 से पहले। मैं तभी आप पूछ ये रहा हूँ ये बताइए कि एशिया सबने नहीं, अभी आज की जो स्थिति है उसमें एशिया की कौन सी करेंसी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुई है? एक नाम बता दीजिए, मैं डिबेट छोड़ दूंगा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि हम अभी और भी कमजोर होगा हमारा रुपया? नहीं, देखिए, हम्म। जब वॉर होती है और जब कोई भी क्राइसिस होता है तो फिर जो जो वर्ल्ड का इन्वेस्टमेंट होता है, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो डॉलर को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। हम्म। ये पूरे दुनिया में होता है, ये ट्रेंड होता है कैपिटलिज्म का, हम्म। क्योंकि डॉलर को सबसे स्टेबल करेंसी माना जाता है। इसीलिए येन भी जापान का गिरा है, चीन का युआन भी गिरा है, यूएई का जो दरहम है वो भी गिरा है, वो भारत का रुपया भी गिरा है। देखिए, ये जो गिरावट है अनकंट्रोल्ड गिरावट नहीं है। अच्छा, ये ये जैसे ही मतलब देश की अर्थनीति से इसका कोई लेना देना नहीं। जैसे ही आप मान के चले भाई साहब कि फेडरल रिजर्व अपने जो ब्याज की दर कम करेगा तो फिर जो डॉलर वहां से निकल के इधर आएगा, इधर जब डॉलर आएगा तो रुपये की मांग बढ़ेगी, तो रुपया मजबूत हो जाता है। ये सिंपल हिसाब है जो खेल चलता है इकोनॉमिक्स। ओके ओके, अब मुझे एक बात बताइए कि जो ये आंकड़े सामने आए, आपने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी 2022 में, आप ही ने कहा था ना, आय दोगुनी हो जाएगी, ऐलान किया था आपने। लेकिन आज 8 साल आप सत्ता में हैं, 2016 में आपने कहा था 2022 में आय दोगुनी हो जाएगी, और शायद बरेली के मैदान में कहा था देश के प्रधानमंत्री ने। आज तक सर आय दोगुनी नहीं हुई किसानों की। देखिए, 2014 में किसान की प्रति व्यक्ति आय थी हिंदुस्तान में, मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं आपको, 6,426 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी, 6,426 रुपए। आज कितनी है? 10,991 रुपए। ये 40% इसमें इजाफा हुआ है। लेकिन मैं अब एक बहुत बड़ा लेकिन लगा रहा हूं, बोला मुझसे कुछ भी मत पूछिए इस विषय पे। किसान कानून जो 3 कृषि सुधार के लाए गए थे, किस लिए लाए गए थे? इसलिए लाए गए थे कि एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। उसका क्या किया, क्या हुआ उसमें? अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि 3 कृषि कानून आते तो सबकी आय दोगुनी हो जाती। मैं आपके सामने उदाहरण ही रख सकता हूं जो दुनिया भर के हैं, उन उदाहरणों की आपके पास यहां तो कोई दिखाने के लिए वो नहीं है कि किस तरह से डबल होती है। रशिया जो था वो बहुत बैंकरप्टेड रूरल इकोनॉमी हुआ करता था कृषि के सेक्टर में, लेकिन पुतिन ने 2000 में आने के बाद उसमें जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया, आज वो दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य पदार्थों का एक्सपोर्टर है। वो दुनिया में अभी जो समस्या चल रही है खाद्य की, इसलिए चल रही है क्योंकि रशिया एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। अच्छा, तो तो ये ये इसलिए आय दुगनी नहीं हो पाई। आप ये कह रहे हैं 3 कृषि कानून आते तो आय दुगनी हो लेकिन जाती। लगभग ना ना ना। दुगनी हुई है। जो 6,000 थी वो 11,000 के करीब पहुंच चुकी है। तो लेकिन ये, इससे ज्यादा होनी। तो आपको लगता है यहाँ वो क्या है? किसान जो है, देश के अन्नदाता जो है, देश के अन्नदाता, वो जो किसानों की शहादत हुई 700 किसानों की, वो भूल जाएंगे लगता है आपको? मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, नेताओं की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ सर। मतलब आप समझ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं अभी समझता। ये 700 अ- किसानों की जो शहादत हुई वो किसान भूल जाएंगे? अभी आपके राज्य में अभी सबसे बड़ा जो किसान जो आंदोलन लोग हुआ, क्या रिस्पॉन्सिबल थे, किसान भूल नहीं जाएंगे? क्या इतने लंबे समय तक किसान सड़कों पर बैठे नहीं रहे, सर्दी नहीं नहीं, धूप अभी गर्मी, एक के बाद एक शहादत हुई, वो सब भूल जाएंगे इवन किसान लगता है आपको? अभी के एक बड़े किसान संगठन ने जिसकी वजह से लोग बैठे रहे और उनकी मृत्यु भी हुई उजाड़े में और बारिश में, और उसमें 2 लोग जो कल्प्रिट थे, किसान संगठन ने उनको अपने संगठन से निकाल दिया है। अच्छा, तो यानी किसानों को आप, समझ में आ रहा है? ये किसानों को ये समझ में किस आ रहा है? ये किसान नहीं थे आपको लग रहा है जो जिनके बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान मौत हुई? मैं क्या कह रहा हूं कि किसान तो वो भी हैं जिनको निकाला गया है। उनकी संपत्तियां देख लीजिए कितनी है। अच्छा, तो वो इसलिए बैठे हुए थे, उनके पास संपत्ति ज्यादा थी इसलिए रोड पर बैठे हुए थे उनमें 1 से साल तक? कितनों के पास पेट्रोल, सुन लीजिए, उनमें से किनके पास पेट्रोल पंप है, किनके पास कोल्ड स्टोरेज हाउसेज है, मालूम कर लीजिए आप। ऐसे तो मैं एक छोटा सा और उदाहरण दे देता हूं आपको। जी। देश में कई ऐसे जो आरोप लगते हैं आपकी सरकार पर कि आपके कई ऐसे मित्र हैं जो माला माल हो गए। उदाहरण के तौर पर
मैं तो नामजद बात करता हूँ ना। मैं तो बोलता हूँ कि जो लोग ये बोलते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि शायद है कि 2014 से पहले जो अंबानी थे वो चने बेचते थे और अडानी चाट बेचते थे नहीं शायद। नहीं 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 नहीं, वो पैमाना होता है ना कि कितने तेजी से ग्रोथ हुई, उस ग्रोथ का आकलन करके वो आरोप लगा रहे थे। खैर मैं उस पर आता हूं। पिछले 5 साल में एफएमसीजी कंपनियों का शुद्ध मुनाफा 34% से बढ़कर 68% हो गया, करीब 70%, हम्म। है ना? अच्छी 68%। बात। नहीं नहीं नहीं, आपको बता रहा हूं, एक सेकंड। आरोप यह है कि सरकार ने सिर्फ अपने मित्रों का ही उद्धार किया, अपने गलत दो बात। मित्रों का। एए दुनिया के सबसे बड़े रईस बन गए, एए। जो मेहनत करेगा वो बनेगा। आप भी बन सकते हैं, लेकिन जहां तक एफएमसीजी की बात है, एफएमसीजी का यदि मुनाफा बढ़ा है तो उससे हमारा रोजगार का आउटपुट है वो बढ़ता है। और मत भूलिए ये चीज कि 70% हिंदुस्तान की एफएमसीजी जो है वो रूरल सेक्टर में है, ना कि अर्बन सेक्टर में है। तो उससे अर्बन इकोनॉमी का भी बूस्ट मिलता है। तो एफएमसीजी को तो सरकार चाहती है, अलग अलग पैकेजेस देकर, अलग अलग योजना बनाकर हम चाहते हैं कि एफएमसीजी और आगे बढ़े। तो इसका मतलब ये हुआ, जो मुझे आप समझा रहे हैं, कि इससे देश का उद्धार होता है ना? तो फिर सबसे युवा देश जो है बेरोजगारी में क्यों झोंका हुआ है? क्योंकि भारत की औसत आयु 28 साल है। हम दुनिया के आप सबसे युवा इसका देशों में हैं। बेरोजगारी देश के युवाओं की सबसे बड़ी मजबूरी है। क्यों? आप इसका मुझसे एकेडमिक उत्तर चाहते हैं कि प्रैक्टिकल उत्तर चाहते नहीं, हैं? प्रैक्टिकल तो ये हुआ ना सर, 2014 से पहले महंगाई जो है वो महंगाई नहीं नहीं, डाइन दोनों थी, जवाब दे सकता 2014 हूँ। के बाद डार्लिंग हो गई, है ना? आप क्या चाहते हैं, एकेडमिक चाहिए कि प्रैक्टिकल चाहिए, नहीं जो नहीं आम नहीं, आदमी समझ जाए? प्रैक्टिकली समझाइए सर, मुझे ये थ्योरिकल बात समझ में नहीं आती कि ये हाइक हो गया, वो देखिए, हाइक हो गया। मैं बहुत कमजोर हूं इस हमारे मामले में। पास के देशों में, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो या अन्य देश हो, आवाम सड़कों पर है क्योंकि बेरोजगारी है, हम्म। क्योंकि इन्फ्लेशन इतना खतरनाक है। जब भी बेरोजगारी कंट्रोल से बाहर होती है, माना जाता है 12% से अधिक होती है, वास्तव में होती है, और इन्फ्लेशन जो है डबल डिजिट में होती है, तो आवाम सड़क पे होती है। और फिर जो सत्तारूढ़ होते हैं वो सत्ता चल नहीं सकती। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि ऐसी बेरोजगारी नहीं है, ऐसी इन्फ्लेशन नहीं है। ये बेरोजगारी नहीं है प्रैक्टिकल लिटमस टेस्ट है, पॉलिटिकल। हिंदुस्तान में, बेरोजगारी नहीं है। हिंदुस्तान में जो आपके आंकड़े हैं वो अलग है। बेरोजगारी की दर डबल डिजिट से कम है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी है ही नहीं? मैं क्या बोल रहा हूं? डबल डिजिट में भी बेरोजगारी नहीं है, क्योंकि वो 12% बाईट जैसे ही बेरोजगारी पहुंचती है तो माना जाता है कि आवाम सड़क पे आ जाती है। ये दुनिया भर का इकोनॉमिक्स मानता है। अच्छा, मैं अपने सहयोगी से बात करना चाह रहा था, वो बाइट आई क्या जो हम गुरेज जी को सुनाना चाह रहे हैं? जी, बीजेपी के एक नेता की बात कर रहे थे हम, वो, हाँ, वो एमियंस के साथ। एमियंस थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, चलते चलते वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत बहुत वायरल हो रहा है, क्योंकि इस पर तो हमने बात कर ली 8 साल बेमिसाल, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है और मैं चाहूँगा गुरेज जी वो मैं वीडियो आपको दिखाऊं। उस वीडियो में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस वीडियो ने मुझे हैरान कर दिया। उसके पीछे मैं आपको एक तर्क दूंगा, एक आधार है, और वो वीडियो प्लीज जरा प्ले करिए। एक बात तो सुनो, उनका आदेश दीजिए, ठीक है जी, उनका आदेश तुम्हारा करता बता रहा हूँ। जातिवाद कौन कर रहा है? सरकार की बताने की बात कर रहे हो। भाजपा कार्यकर्ता जो भी मंत्री नहीं है, क्योंकि तो कटा हुआ दिख रहा है, कौन है, कहाँ का है, कुछ भी समझ में नहीं। मैं बता देता हूं, ये बताया जा रहा है ग्रेटर नोएडा का ये वीडियो है जो वायरल हो रहा है, और बीजेपी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, और थाने में पुलिस कर्मियों के साथ गाली गलौज करते हैं, धमकी देते हैं, और मारपीट के, रोड रेस के मामले में मारपीट के आरोपी को छुड़वाने के लिए थाने गए थे। कह रहे मैं बीजेपी का नेता हूं, देख लूंगा। बहुत गाली गलौज जमकर हो रही है। तिलक जी,
देखिए, मैं जानता भी नहीं हूँ, मैं गलत बात क्यों बोलूं कि नोएडा में कौन युवा मोर्चे के अध्यक्ष है, मैं उनको भी नहीं जानता, चेहरे से भी नहीं जानता, नहीं नहीं नाम नहीं से भी नहीं जानता, नहीं तो मैं नहीं, टिप्पणी आप भी नहीं कैसे जानते करूं, मैं जब समझ समझ ही गया, नहीं आ रहा। लेकिन ये चाल चरित्र और कैसे चेहरा बोलूं? जिसका जिक्र आप नहीं, करते हैं, ये मैं आपके कैसे मैं युवा कैसे मोर्चा बोलूं? के नेता हैं। मुझे क्या मालूम कौन है? देखिए, मैं ऐसा कभी होना भी जो चाहिए, चीज, आप इसे मुझे जायज जब तक मानते कोई, हैं? अगर आप मुझे 1 घंटे का समय दें तो मैं वहां यूपी की यूनिट से पूछ सकता हूँ ये क्या नहीं है, नहीं नहीं, लेकिन पुलिस वालों के साथ बदसलूकी जायज मानते हैं आप? तो कौन से राज्य का है मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं आपको बता रहा हूं सर, ग्रेटर नोएडा का ये वीडियो बताया जा रहा है। देखिए, जब तक मैं क्लियर नहीं होगा मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। आप इसे जायज मानते हैं वैसे? मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब तक के, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंटरनेट पर और व्हाट्सएप पर वायरल होती हैं, तक तो उसको पर कुछ बात नहीं है, कुछ मैं टिप्पणी नहीं कर सकता उसको। अच्छा, इसलिए आप टिप्पणी नहीं करेंगे। चलते चलते एक छोटा सा सवाल, क्योंकि मैं एक बात सोच रहा था, बीजेपी जी। हुकूमत में है जी। और 8 साल से हुकूमत में है, और 8 साल के जश्न का ही आज हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक उपलब्धि आपकी है, एक उपलब्धि आप भूल रहे हैं। 8 नवंबर 2016, तारीख याद है आपको? रिपीट करता हूं, 8 नवंबर 2016, तारीख याद आई कुछ? ये कौन सी तारीख थी? बहुत जरूरी था। नहीं नहीं, वो तारीख होना वो इसलिए बहुत जरूरी था क्योंकि जो करेंसी सर्कुलेट हो रही थी वो बिना चेहरे के हो रही थी। हमने उस करेंसी को सर, चेहरा दे दिया। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं, तारीख याद आई आपको? शायद आप नोटबंदी की बात कर रहे हैं। जी, रात को 8 बजे का वक्त, हाँ, नोटबंदी का अच्छा ऐलान। लेकिन मुझे एक बात बताइए ना गुलरेज जी, ये आप हर बात का जश्न मनाते हैं एक इवेंट के तौर पर, लेकिन ये नोटबंदी का जश्न क्यों नहीं बनाते आप? नहीं, जब बनाया था तब मनाया, अब उससे बड़ी चीजें हो रही हैं, चाहे 370 हटाना हो और भी उससे भी बड़ी चीजें भी होंगी तो उसका बनाएंगे। तो नोटबंदी का क्यों नहीं बनाते आप जश्न? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नोटबंदी तो देश के लिए है। बिल्कुल, 2017 में मना चुके हैं उसका भी जश्न हम। नहीं, तो आपने आज तक कभी जश्न नहीं मनाया नोटबंदी पर? मैं ये जानना चाह 370 का 2020 में नहीं मनाया। नहीं, जब मनाना था 370 तब नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, आप नोटबंदी का जश्न क्यों नहीं मनाते? हर साल देश को ये क्यों नहीं याद दिलाते 8 नवंबर 2016 को हमने नोटबंदी की थी? हर साल 370 का भी नहीं मनाते, हर साल हर चीज का बनाया सर, नहीं आप 370 छोड़े होके बताते ना हमने हटाया, और बहुत अच्छा किया आपने। मैं ये कह रहा हूँ कि 8 नवंबर 2016 को आपने नोटबंदी की, ये देश को याद क्यों नहीं दिलाते? ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आप मुझे ये बताइए ना भाई साहब कि अगर हमारे ये अगर एक कल्चर हो कि हर साल ही हर चीज का मनाना है तो इसका भी मनाएंगे। तो क्या हम हर चीज का हर साल मना रहे हैं? अच्छा, क्या तो ये 370 आप मानते हैं ना नोटबंदी उपलब्धि थी आपकी? एक मिनट, क्या हम सर्जिकल स्ट्राइक का हर साल मना रहे हैं? क्या हम जो एयर स्ट्राइक की उसका हर साल मना रहे हैं? नहीं मना रहे। पीछे का रोज क्या करेंगे, आगे करते जाएंगे और चीजें बढ़ाते जाएंगे आगे। अच्छा, तो क्या नोटबंदी आपकी उपलब्धि थी ना, आप मानते हैं ना इसको? तो फिर एक बात और बताइए मुझे, मेक इन इंडिया उपलब्धि थी कि नहीं? मेक इन इंडिया, वो भी याद नहीं दिलाते आप? मेक इन इंडिया इतनी बड़ी उपलब्धि है कि आज दुनिया उसका लोहा मान रही है। आज हम 20% हमारा जो आर्म एंड इक्विपमेंट है वो मेड इन इंडिया बन रहा है। हम ब्रह्मोस मिसाइल को सुन लीजिए, फिलीपींस को ऑलरेडी $550 करोड़ की डील साइन कर चुके हैं हमारा वाले। ये सब मेक इन इंडिया में हो रहा है। आयात बढ़ गया सर, देश का आयात बढ़ गया। आयात बढ़ा है, बड़ा है, कुछ चीजों में बड़ा है, कुछ चीजों में निर्यात भी बड़ा है। तो वो जो सांसद गोद लिए थे, 8 साल हो गए सर, सांसदों ने गांव गोद लिए थे, माफ करिए, 8 साल हो गए सर, वो गोद में ही है या बड़े हो गए, ये भी नहीं बताते आप लोग 8 साल में। एक गांव बता दीजिए जिसको सड़क नहीं पहुंची हो, पानी नहीं पहुंचा हो, या प्रधानमंत्री आवास योजना के गांव में। तो वो गांव जो गोद लिए थे वो बड़े हो गए कि नहीं हुए? वो जो है वो आइडियल गांव बन चुके हैं। अच्छा, आइडियल गांव बन चुके हैं। और वो जो 100 स्मार्ट सिटी थी सर, वो अगर आप मुझे 5 मिनट का समय दें, मैं चूंकि उज्जैन में रहता हूं और उज्जैन स्मार्ट सिटी में आती है, मैं अपने घर के बाहर आपको जाके दिखाऊंगा कितना काम चल रहा है, कंटिन्यू काम चल रहा है स्मार्ट। आप मुझे 5 स्मार्ट सिटी गिनवा देंगे सर? 5। उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम, कालीकट, ये बन चुकी हैं स्मार्ट सिटी, जिसका 60% से ज्यादा काम हो चुका है। मेरा शहर सर, स्मार्ट सिटी बननी थी तब वेंकैया नायडू ने ऐलान किया था, आज तक नहीं बन पाई। नहीं,
नहीं, वो एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं था, वो 8 साल 9 साल का प्रोजेक्ट था। अच्छा, तो ये स्मार्ट सिटी बन जाएगी, मतलब ये भी बन रही है, बन क्यों जाएगी? जो लोग भी बाशिंदे स्मार्ट सिटी के हैं, 100 शहरों में अगर आपको लोग देख रहे अपने घर के बाहर निकले काम होते हुए दिखेगा? अच्छा, तो मेरे स्मार्ट घर के बाहर निकले तो मुझे काम होता हुआ दिख रहा है, कंटिन्यू काम चल रहा है पूरे चलिए, शहर में। मैं ट्राई करता हूं सर, स्मार्ट सिटी देखने की कोशिश करता हूं कहां कहां बनी है स्मार्ट सिटी। आपने मुझे बताया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया गुरेज शेख, हमेशा की तरह बहुत मजा आया, आपने बेबाक अंदाज से अपनी बात को रखा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरेज शेख हमारे साथ जुड़े हुए थे, इसके साथ साथ शिल्पी चौधरी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, समाजवादी पार्टी का चेहरा, हमारे साथ जुड़े हुए थे चंद्रमोहन शर्मा जी, और हर किसी ने अपने अपने तर्क दिए। विपक्ष ने कहा मोदी सरकार के 8 साल जनता बेहाल, सत्ता पक्ष कह रहा है कि 8 साल बेमिसाल। आप खुद तय करिए कि 8 साल आपकी नजर में क्या, आपकी रिपोर्ट कार्ड क्या कहती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।